बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। इससे पहले हम दो टॉपिक्स डिस्कस करके आ चुके हैं। कौन कौन सा? एक हमने कैपेसिटर वाला डिस्कस किया है, उसके बाद हमने डिस्कस किया है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं? आपने अगर देखा हो ना, एयर कंडीशनर का जो आउटर पड़ा हुआ होता है, अगर आप उसको खोलें ना तो उसमें से सिलेंड्रिकल शेप का एक कैपेसिटर निकलता है। ठीक है, तो वो हमारे पास होते हैं कि उनको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, यानी एयर कंडीशनर में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर यूज होता है। तो अब उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, वो क्या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसकी हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो इस लेक्चर में हम वो चीज़ देखेंगे। ठीक हो गया? तो 3 स्टेप बस याद रखने हैं। फिर से दोबारा से आपको बता रहा हूं कि एक स्टेप तो होगा कि आपने क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हमने इसको कंपेयर करना होता है जो गॉसेस लॉ ने हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का फार्मूला दिया था फॉर क्लोज सरफेस का। ठीक है, अगर चार्ज उस सरफेस के अंदर पड़ा हुआ हो। तो थर्ड स्टेप आपके पास क्या था? थर्ड स्टेप था कि v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b तक और ई डी एस। और फोर्थ स्टेप आपके पास क्या था? c इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई v। यानी सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर हम ये तो पहले से ही फाइंड है, इसको तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकलेगी, उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो v निकलेगा, v को यहाँ पर पुट करेंगे तो c निकल आएगा। ओके हो गया? तो इन स्टेप्स के जरिए से ना हमने इसको आगे गो थ्रू करना है, इसको आगे लेके चलना है। लेकिन सबसे पहले ना डायग्राम की कुछ चीजें हैं, वो चीज हम देख लेते हैं, फिर हम बाकी चीजें देखते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में ना टोटल 2 सिलेंडर होते हैं। एक दरमियान में ये छोटा सिलेंडर होता है और एक ये बड़ा सिलेंडर होता है। मतलब सिलेंडर, बड़े सिलेंडर के अंदर एक छोटा सिलेंडर। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 2 सिलेंडर है, उसको हम कोएक्सियल सिलेंडर कहते हैं। कोएक्सियल सिलेंडर का क्या मतलब है कि ये एक ही एक्सिस, ये जो ग्रीन वाला है, ये एक ही एक्सिस इनके दरमियान में होता है, जो कि हमारे पास छोटे सिलेंडर का भी एक्सिस है, बड़े सिलेंडर का भी एक्सिस है। इमेजिनरी ये एक्सिस होता है। बहरहाल अब इसमें कहता है कि ये जो दरमियान वाला सिलेंडर है, ये जो छोटा सिलेंडर है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। और ये जो बाहर वाला सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर, इसको हमने नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है। अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मैंने इसके इनसाइड बनाया है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है, आपस में अट्रैक्शन होती है। ठीक है, बट ये आपस में मिल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में क्या होता है, या तो एयर होती है या फिर कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ठीक है, यानी इंसुलेटेड मटेरियल होता है। ठीक है, यहाँ पे दरमियान में तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल नहीं सकते। तो इस वजह से ये इनर साइड में होता है, क्योंकि दरमियान में अट्रैक्शन होती है। तो ये हो गया दरमियान वाला, अंदर वाला सिलेंडर पॉजिटिवली चार्ज, बाहर वाला सिलेंडर नेगेटिवली चार्ज, और सिलेंडर की लेंथ कितनी है? एल है, चाहे वो छोटा सिलेंडर हो चाहे बड़ा सिलेंडर हो। ओके हो गया? नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज हम इनके ना रेडियस के बारे में देख लेते हैं। रेडियस, अच्छा, ये जो इनर सिलेंडर है, इसका ये जो रेडियस है ना, आप कह लें कि ये इसका क्या है? रेडियस है। और इस रेडियस को नाम दे लें, ठीक है, ये इसका रेडियस है, और इसको नाम दे लें कि ये है ए, स्मॉल ए। ठीक है, और बाहर वाला जो रेडियस है, बाहर वाला जो रेडियस है सिलेंडर, मतलब बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस, ये आपके पास है बी। ओके हो गया? ये क्या है? बी है, और इसको मैंने नाम दे दिया ए है। R1 R2 भी दे सकते हैं नाम, कोई इशू नहीं है। तो अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस ए है, बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस बी है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैब्लिश होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। मैं इसको ना मध्यम सा बना रहा हूं ताकि गंद ना मचे। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। सही है, यानी इनर सिलेंडर से आउटर सिलेंडर की तरफ आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी। ओके, डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, नेक्स्ट चीज हमने ये ज़ाहिर है ये फार्मूला लगाना है, उसके बाद गॉसेस लॉ वाला ये फ्लक्स का फार्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट भी लगाना है। तो अगर हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मुझे कहा जाता है कि इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट P पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, तो मुझे बताएं क्या इस पॉइंट P के ऊपर कोई सरफेस है? नहीं है। तो यहां पर देखिए, अगर मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे कोई ना कोई सरफेस चाहिए।
और गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए होता है कि एक क्लोज सरफेस हो और चार्ज शुड बी इनसाइड द सरफेस हो। अब यहां पर मैं एक ऐसी गाशियन सरफेस बनाऊंगा जो एक क्लोज सरफेस होगी, जिसके ऊपर ये पॉइंट P आएगा जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है और चार्ज उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ना मैं इसको देखते हैं भाई, साफ सी बन जाए। ड्राइंग मेरी कोई ख़ास अच्छी नहीं है तो बी भी बीच में ही आ गया। तो ये ना आप इसके बाहर एक गाशियन सरफेस बनाओगे, जो गाशियन सरफेस सिलेंडर की शेप की ही होगी। तो ये आपके पास क्या है, गाशियन सरफेस है। ये जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है ना, ये क्या है, ये गाशियन सरफेस है, मतलब इमेजिनरी सरफेस है। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये इमेजिनरी सरफेस है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब पॉइंट पी के ऊपर आ गया ना। अब इस गाशियन सरफेस का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, इसको आप कह लो कि ये क्या है, आर है। बस अब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। फिर से देखिए, इनर सिलेंडर का रेडियस r है, आउटर सिलेंडर का रेडियस b है, और ये गाशियन जो आपने सिलेंडर लिया हुआ है, गाशियन सरफेस लिया सिलेंडरिकल फॉर्म में, इस गाशियन सिलेंडर का जो आपके पास रेडियस है वो कितना है, वो r है। डन हो गया। तो इसकी ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, अब कंप्लीट हो गई हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप से शुरू करने के लिए मैं इसको पहले ना रेस कर लेता हूं। ठीक है, ये 4 स्टेप बस याद रखें, अगले टॉपिक में भी यही 4 स्टेप यूज हो गए। इससे जो प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें भी यही 4 स्टेप यूज हुए हैं। सही है, तो इन्हीं की मदद से हम ये सारा सॉल्व कर सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इससे, इस मार्कर से। तो हमारे पास क्या था कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी एक चीज़ देखिए ना, कि फार्मूला उसमें से क्या आ रहा था, ई डॉट डी ए, और आपको पता है ई डॉट डी ए फ्लैट सरफेस पे लगता है। तो आप ना इसकी कुछ सरफेसेस बना लें। ठीक है, सरफेसेस कैसे इसके बना लें, फ्लैट सरफेसेस कैसे। एक तो इसकी सरफेस ये है, किसकी, गॉशियन सरफेस वाला जो सिलेंडर है। पहले यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करेंगे, इसको आप कहने कि ये φ1 आएगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, यहाँ पे ये जो गॉशियन सरफेस की ये जो बॉटम वाली सरफेस है ना, पहले हम इस पे फ्लक्स फाइंड करेंगे तो φ1, उसके बाद ये जो सरफेस है इस पे हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, ये क्या होगा, ये φ2 होगा। उसके बाद ये कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स फाइंड करेंगे, ये होगा φ3। तो गॉशियन सरफेस से कितनी वो फ्लक्स पहले बाहर निकल रहा है, पहले हम वो फाइंड करेंगे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड हो जाएगी। तो उसको फाइंड करने के लिए पहले बॉटम सरफेस पे देखो, फिर ये टॉप सरफेस पे देखो, फिर ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पे फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो तीनों फ्लक्स फाइंड करके उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा थ्रू गॉशियन सरफेस, और वहीं से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ना हम φ1 फाइंड करते हैं। हम क्या फाइंड करते हैं, φ1 हम फाइंड करते हैं। तो φ1 क्योंकि फर्स्ट स्टेप है ना, तो φ1 इज इक्वल टू आपके पास आएगा E डॉट डी ए, और कहाँ हमारे इसके 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 यहाँ पे वेक्टर बी आएगा। ठीक है, तो E डॉट डी ए। अच्छा, अब हम क्या करें, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ना हम φ1 फाइंड करेंगे। सही है, तो φ1 और एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के लिए तो यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस भी लगा लो। ओके, अच्छा अब इसमें देखो तो एरिया वेक्टर किधर है, डी ए। अगर ये छोटू सा डी ए एलिमेंट देखें तो एरिया वेक्टर इसका किधर है, डाउनवर्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, वो इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कि ये एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर दोनों में एंगल 90 डिग्री है तो ये आपके पास आएगा φ1 इज इक्वल टू E डी ए cos 90 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो हमारे पास cos साथ में आ जाएगा। तो φ1 आपके पास कितना आ गया, ये 0 आ गया, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0 होता है। मैं जस्ट मार्कर चेंज कर लूँ क्योंकि ये कुछ मजा नहीं कर रहा। अच्छा, इससे देखते हैं। अच्छा, φ2 आप देखते हैं। ठीक है, φ1 यहाँ पर तो कोई फ्लक्स नहीं बन रहा, ये 0 है। φ2 देखते हैं, हाँ ये ठीक है। φ2 इज इक्वल टू E डॉट डी ए, और ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल। ठीक हो गया, और ये इसके ऊपर वेक्टर b डालने हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो एरिया वेक्टर डी ए, अगर यहाँ पर छोटा सा एरिया एलिमेंट इस पे लें तो ये एरिया वेक्टर इसका इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जा रही है ना,
तो इसमें भी एंगल कितना बन रहा है 90, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल 90 डिग्री। तो ये आपके पास भी क्या बनेगा, EDA cos 90 डिग्री, और cos 90 जीरो होता है तो फाई 2 भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सही है। अब फाई 3 देखते हैं, फाई 3 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ EDA cos थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा यहां पे देखिए, अब कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस इस तरह से ना, ऐसे कर्व्ड सरफेस है। अब यहां पर अगर इस पॉइंट पर अगर आप एरिया वेक्टर DA को लें, डी एरिया वेक्टर, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर यहां पर आप DA लें तो इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी, बाहर की तरफ। यहां पर DA लें, यहां पर लें, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सबकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर DA बाहर की तरफ। यहां पर जो D आएंगे उनकी भी इधर बाहर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ब्लू कलर की। अब मुझे बताएं कि ये जो ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो DA एरिया एलिमेंट है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इन दोनों के दरमियान एंगल जीरो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, इन दोनों के दरमियान भी एंगल जीरो। मतलब जहां पर भी आप DA यहां पर आप अगर छोटे छोटे DA ले लें, यहां पर भी छोटे छोटे DA लें, तो सब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। तो यहां पर फिर आप क्या पुट करोगे, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। यहां पर भी अगर DA लें सबका 90 डिग्री बन रहा है, यहां पर DA लें सबका 90 डिग्री बन रहा है, बट यहां पर DA 0 डिग्री बन रहा है। तो EDA cos 0 डिग्री। अब cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आप यहां में लिखोगे कि फाई 3 इज इक्वल टू इंटीग्रल EDA आ जाएगा। डन हो गया। मैं देख लूं नजर आ रहा है इसमें या नहीं, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, अब नजर आ रहा है। ओके हो गया। तो फाई 3 इज इक्वल टू EDA आ गया। अच्छा फाई 3 फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे देखें, फाई 3 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या है, EDA है। तो E अगर आप बाहर ले रहे हो, इंटीग्रल DA ले लें, तो यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे एरिया एलिमेंट अगर आप मिलाएं तो ये जो पूरे आप सिलेंडर का एरिया नहीं निकल आता, छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को मिलाएं तो ये क्या मिलेगा, ये पूरे सिलेंडर का एरिया मिल जाएगा। और देखो सिलेंडर का एरिया निकालते कैसे हैं, सिलेंडर का एरिया निकालने के लिए ना, अगर आपके पास ये सिलेंडर है तो यहाँ पर ये जो आपके पास सर्कमफ्रेंस है ये कितना है, ये 2 पाई r है। क्यों, रेडियस कितना है, r है गाशियन सरफेस का। और ये जो इसकी लेंथ है ये कितनी है, l है। तो आप इसको फिर क्या करोगे, 2 पाई r को मल्टीप्लाई कर दोगे लेंथ के साथ। 2 पाई r को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि सर्कमफ्रेंस को हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेंथ के साथ, तो ये आपके पास एरिया ऑफ सिलेंडर निकल आएगा। तो ये जब सारे DA को प्लस करें तो ये आपके पास क्या निकलेगा, फाई 3 इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL आ जाएगा। ठीक हो गया, 2 पाई R इंटू L, डन हो गया। तो यहां से ना इस तरह से इसका एरिया निकलता है। किसका, गाशियन सरफेस, ये जो ग्रीन वाली है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारा काम गाशियन सरफेस पे हो रहे हैं। अच्छा एक चीज तो हमारे पास फिर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे तो फाई E इज इक्वल टू क्या आएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो ये आपके पास आ जाएगा फाई E इज इक्वल टू 0 प्लस E इंटू 2 पाई RL। तो ये आ जाएगा फाई E इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL आ जाएगा। सही है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर इसको आप नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब सेकंड स्टेप क्या था, याद करें सेकंड स्टेप क्या था। सेकंड स्टेप था कि आपको पता है कि फाई E का एक और फॉर्मूला है Q बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, ठीक है। तो इसको आप नाम दे रहे इक्वेशन 2 का। अब आप ये कह दें कि पुट इक्वेशन 1 इंटू, या आप कह दें कि कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या चलो कह लेता हूँ कि पुट इक्वेशन 1 इन 2। अब इस फाई E की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है क्योंकि पहला स्टेप हमारा यही था, तो Q ओवर 2 पाई RL एप्सिलॉन नॉट। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आई, Q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL या 2 पाई RL इंटू एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा ये चीज तो हमारे पास आ गई।
अब दो स्टेप सिर्फ रह गए। मैंने कहा था इन तीनों एप्लीकेशन में सिर्फ 4 स्टेप हुआ करेंगे, 2 स्टेप तो हमारे कंप्लीट हो गया। मैं सारे को रेज करूंगा, सिर्फ ये लिखा रहने दूंगा। अच्छा, क्या फार्मूला था जी हमारे पास? E इज इक्वल टू Q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। ठीक है, ये हमारे पास ना फार्मूला आ गया। अब आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। डन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या फार्मूला था? वही 4 स्टेप। वो पाव हमारे पास क्या था? EDS, इंटीग्रल ऑफ EDS ए से लेकर B तक। अच्छा, ये आप क्या है? ए देखें क्या है। ए तो आपके पास इनर सिलेंडर का रेडियस था, बी आपके पास क्या है? आउटर सिलेंडर का रेडियस। यानी कि आपने अब क्या करना है? ए से लेकर बी तक, ये ए से लेकर बी तक, यानी कि ना हम बात कर रहे हैं इसकी, ये ए से लेकर बी तक है। ठीक है, ए से लेकर बी तक जाहिर सी बात है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर पोटेंशियल भी तो इससे रिलेट करेगा। पोटेंशियल भी तो यहाँ पर होगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V इज इक्वल टू EDS, और लिमिट कितनी पुट की है? ए से लेकर बी तक, क्योंकि ए रेडियस इनर सिलेंडर का, बी रेडियस आउटर सिलेंडर का, तो इनके दरमियान की बात हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब सिंपल आपने क्या करना है? सबसे पहले तो इस E की वैल्यू ना यहाँ पे पुट करें, इस E की वैल्यू यहाँ पे। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दूं तो आप इसको क्या कहेंगे कि पुट इक्वेशन 4 इन 1, कि पुट इक्वेशन 4 इन ना, पुट इक्वेशन 3 इन 4। मैं 4 इन 1 कह रहा हूँ बार बार, तो 3 इन 4। ठीक है, 1 तो है ही नहीं है यहाँ पे, तो पुट इक्वेशन 3 इन 4। अच्छा, जब इसको पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b तक और q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। ठीक है, इनटू यहाँ पे ds है ना, तो यहाँ पे आप क्या कर दें? dr कर दे। ठीक है, dr क्योंकि ये यहाँ पे स्मॉल r है नीचे, तो ds की जगह यहाँ पे क्या कर दें? dr कह दें। डिस्टेंस को ही शो कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट को ही शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक जाएं तो छोटे छोटे इसके हिस्सों में तक डिवाइड करें ना, तो एक छोटा सा हिस्सा उठाए तो वो dr आपके पास ऐसे निकलेगा। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है? यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू a से लेकर b तक, और कांस्टेंट वैल्यू जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगी? q डिवाइडेड बाय क्या क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा, पाई निकल आएगा, एप्सिलॉन नॉट निकल आएगा और l निकल आएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए q तो कांस्टेंट है ना, चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा, 2 पाई भी कांस्टेंट है, मीडियम भी चेंज नहीं हो रहा, लेंथ भी सिलेंडर की कांस्टेंट है। हाँ, r चेंज है। r हम यहाँ पे ना डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से हम इसको ले रहे हैं। सही है कि छोटे 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 r यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। तो अंदर इसके क्या बचेगा? अंदर इसके बचेगा dr डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ पे देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और आ जाएगा a से लेकर b तक लिमिट, और आ जाएगा log ऑफ r आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? log ऑफ r आ जाएगा। ओके हो गया। तो कुछ इस तरह से, क्योंकि log ऑफ नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव log बन जाता है। ठीक है, नेचुरल log। अच्छा, अब v इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, और आ जाएगा यहाँ पे एक दफ़ा b पुट करें माइनस फिर a पुट करें इसमें, तो log ऑफ b माइनस log ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ b माइनस log ऑफ a। डन हो गया। अच्छा, अब इसको आप फिर कैसे लिख सकते हैं? अब हमने इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको अगर मैं कैपिटल L से लिख दूँ तो भी कोई मसला नहीं है, log ऑफ b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, स्मॉल l से लिखे कैपिटल L से लिखे कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई। अब हमने लास्ट स्टेप पे आना है। लास्ट स्टेप क्या था? c इज इक्वल टू q बाई वी। c इज इक्वल टू q बाई v था। अब उसमें c इज इक्वल टू q बाई v में ये v की वैल्यू पुट कर लें, या इसको एक और हम शक्ल दे लेते हैं। किसी तरीके से ना हमने q बाई v बनाना है, किसी तरीके से क्या बनाना है? q बाई v बनाना है। तो आप क्या करें कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ पे 1 अगर हो, मतलब 1v है ना, तो v को तो ज़ाहिर है नीचे लेके आना है, और log ऑफ b ओवर a को यहाँ पे आके डिवाइड करा दें। तो देखिए किस तरह से बनेगा, v को भी इधर लेके आना है। मैंने क्या बनाना है? q डिवाइडेड बाय v बनाना है। तो इस v को उठा कर नीचे ले आए,
इस v को उठा के नीचे लाए तो क्या बनेगा q बाई वी। बाकी सारी टर्म को इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाए, जब इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ऊपर आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये log ऑफ बी ए क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरफ आके इज इक्वल टू इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो log ऑफ b डिवाइडेड बाय a और यहाँ पे साइन क्या आएगा इज इक्वल टू का, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल log ऑफ b बाय a। अब q बाय v क्या होता है, c होता है, क्योंकि आपके पास क्या था c इज इक्वल टू q बाय v था, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाय log ऑफ b डिवाइडेड बाय a, ठीक है, log ऑफ b डिवाइडेड बाय a। तो यही आपके पास दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑन which depends upon length L and radius of inner cylinder and outer cylinder। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना 2 पाई क्या है कांस्टेंट है, log तो उसको छोड़ ही दे, एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट है, यानी कि जो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो डिपेंड कर रही है कि जो सिलेंडर है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर उसकी लेंथ कितनी है, L पे डिपेंड कर रहा है, B आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना है, A इनर सिलेंडर का रेडियस कितना है, मतलब इनर और आउटर सिलेंडर के रेडियस पे डिपेंड कर रही है और लेंथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, जो कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। तो ये रिलेशन सारा निकालने के लिए हम ये काम कर रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूँ बस वो 4 स्टेप याद रखें, 3 to 4 स्टेप। फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी वही, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए भी वही, और स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए भी वही यूज होगा। ओके तो सब में वही यूज होगा। तो वो 4 स्टेप बस याद रखें, ये डेरिवेशन आपको कभी भी नहीं भूलेंगी, आप ऐसे एग्जाम में इसको करोगे ऐसे, ठीक है। तो 3 से 4 स्टेप बस वो आप याद रखें। तो होप्स हो कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।